बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मुझे घर का कोई काम भी ना करने देता। सब काम भाभी करती, मगर मुझे उस वक्त बहुत हैरत होती कि भाई हर रोज़ 20 किलो भिंडियाँ लाता मगर भाभी बनाते ही ना, और मुझे अपने भाई पर बहुत तरस आता कि भाभी क्यों नहीं बनाती। एक दिन भाई को सरप्राइज देने का सोचकर भिंडी खुद ही बना डाली और जब भाई के सामने रखी तो भाई का रंग ही बदल गया। और फिर भाभी और भाई दोनों मुझे घसीटते हुए कमरे में लाए और जो ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरी रूह ही लरस गई, क्योंकि वहाँ तो भाई का। मेरा नाम हुमैरा है। मेरी उम्र 14 साल थी जब मेरे भाई ने घर में ये बात बताई कि वो एक लड़की को पसंद करता है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। मैं उस वक्त मासूम थी और यही सोचकर खुश होगी कि मेरे भाई की शादी होगी, घर में मेरी भाभी आएगी। मगर मेरे माँ बाप ने एक अजीब बात कही जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि तुम सब कुछ जानते हुए भी शादी के बारे में कैसे सोच सकते हो? अगर इस घर में कोई बाहर की लड़की आ गई तो तुम जानते हो कि क्या होगा। मेरे बाबा बहुत गुस्से में बोल रहे थे, पर अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से मेरे कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में चली गई। अब मुझे उनकी बातें सुनाई तो दे रही थी, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरे भाई ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। वो एक दिन बेहोश हो गया। मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर मेरे भाई का रिश्ता उस लड़की से तय कर दिया। उस लड़की का नाम रानी था। 1 साल बाद मेरी भाभी मेरे घर आ गई और मैं बहुत खुश थी। मेरी माँ इस शादी से खुश नहीं थी और बाबा तो बहुत गुस्से में थे, पर मेरी भाभी इतनी भी बुरी नहीं थी। मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था क्योंकि वो मुझसे 12 साल बड़ा था। मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। अगर कभी भाई और भाभी कहीं बाहर जाते तो मुझे भी अपने साथ ले जाते और मेरी आमद से उनको कोई मसला भी नहीं होता था। पर जब भी मैं अपने भाई और भाभी के साथ बाहर जाती तो मेरी माँ मुझसे बहुत गुस्सा होती और कहती कि तुम इन दोनों के साथ कहीं मत जाया करो। और अगर कभी मुझे मेरी भाभी कोई चीज़ लेकर देती तो मेरी माँ मुझे वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करने देती थी। एक दिन इस बात पर मेरी माँ और भाई में बहस हो गई कि जब भाभी और नंद का रिश्ता इतना अच्छा जा रहा है और वो उसे अपनी छोटी बहन समझती है, तो आप क्यों इन दोनों के रिश्ते में जहर घोल रही हैं। अम्मी ने भाई से साफ साफ कह दिया कि इसे तुम पसंद करके लाए थे, हम पसंद करके नहीं लाए थे। इससे तुम्हें मोहब्बत हुई है, हमें इससे मोहब्बत नहीं हुई। इसको देखकर तुम दीवाने हो गए थे। हमारी अकल अभी भी सलामत है, इसलिए तुम इसे ऐसे ही रखो। इसे कहो कि हमारे साथ घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी हैरान होती कि आखिर मेरी भाभी का कसूर क्या है। वह देखने में अच्छी थी, तौर तरीके भी अच्छे थे, खाना भी बहुत मज़े का बनाती थी, किसी से कोई बदतमीजी भी नहीं करती थी। फिर भी वो मेरी माँ को एक आंख ना पाती थी और ना ही मेरे बाप को। एक दिन मैंने भाई से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि कुछ लोगों को कुछ लोग अच्छे नहीं लगते और इसकी कोई खास वजह भी नहीं होती। तुम अपनी भाभी का ख्याल रखा करो। और जब मैं 17 साल की हुई तो एक दिन हम पर क़यामत टूट पड़ी। सुबह सुबह जागे तो ये खबर मिली कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। वो दिन क़यामत का दिन था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि हमारे साथ क्या हो रहा था। पता चला कि मेरे माँ बाप ने खुदकुशी की थी और मेरा भाई बहुत सदमे में था और भाभी हमें संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरी भाभी ने ही सारे काम किए, रिश्तेदारों को देखा और हर इंसान का ख्याल रखा। कभी मुझे तसल्ली देती तो कभी मेरे भाई को। पर हमारा दुख बहुत बड़ा था। इस बात को भी 1 साल गुजर गया। कहते हैं कि मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता, लेकिन जिम्मेदारी मरने ही नहीं देती। अब हमारा भाई भी खुद को संभालने में कामयाब हो गया, क्योंकि माँ बाप के बाद हमारा और कोई नहीं था सिवाय भाई के। उसे भी हिम्मत करनी थी, क्योंकि उस पर मेरी और मेरी भाभी की जिम्मेदारी थी। अब तो मेरे लिए भाभी और मेरा भाई ही मेरी फैमिली थे और उनके अलावा मेरा कोई नहीं था। मुझे याद है कि मेरे माँ बाप के कमरे में एक संदूक रखा हुआ था जिसे वो किसी को भी खोलने नहीं देते थे, और मरने से पहले उसकी चाबी कहाँ है वो किसी को बताकर नहीं गए। पर अब वो संदूक वहाँ से गायब था और किसी को पता भी नहीं था कि वो कहाँ गया है। मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आया कि आखिर उन्होंने खुदकुशी क्यों की थी। एक दिन मुझे मेरे भाई और भाभी के लड़ने की आवाज़ें आई। वो दोनों बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे। मैं लोगों के लड़ने की आवाज़ों पर बहुत डर जाया करती थी, क्योंकि सारी ज़िंदगी मेरे माँ बाप ने भी इसी तरह एक दूसरे से लड़ाई की थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर उनको रोकती, उनसे सवाल करती, और मेरा सवाल करना बनता भी नहीं था। चुपचाप उनकी आवाज़ें सुनते रही, यहाँ तक कि मेरे भाई ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी और मेरी भाभी के रोने की आवाज़ें मेरे कमरे तक आने लगी। फिर अचानक से खामोशी छा गई। सुबह मेरी भाभी घर पर नहीं थी
मैंने अपने भाई को नाश्ता बना कर दिया, लेकिन तब उससे कोई सवाल नहीं किया। 2 दिन तक भाभी अपने मेके में ही रही। तीसरे दिन मुझे भाई ने कहा कि चलो तुम्हारी भाभी को लेकर आते हैं। मैंने भाभी के लिए रास्ते से बहुत सारे तोहफे भी लिए और भाई भाभी को घर ले आए। जब भाभी हमारे साथ घर आ रही थी तो रास्ते में उनका मूड बहुत खुशगवार था। मैं सोच रही थी कि ये कितनी अच्छी औरत है। शोहर ने झगड़ा करके घर से निकाल दिया, लेकिन जब शोहर लेने आया तो पता भी नहीं चलने दिया कि वो नाराज होकर गई थी। मेरी खुशी एक तरफ रह गई, क्योंकि कुछ दिन तक हमारे घर में एक अजीब सा मामला होने लगा था। मैं जब सुबह सुबह जागी तो मैंने देखा कि हमारे घर में एक बड़ी सी बोरी पड़ी हुई थी। मैं हैरान हुई कि इस बोरी में क्या हो सकता है, पर इससे पहले मैं इस बोरी को हाथ लगाती मेरी भाभी ने मुझे टोक दिया। और उनका मुझे टोकने का अंदाज ऐसा नहीं था कि जैसे नॉर्मल अंदाज में टोक रही हूँ, बल्कि उनका अंदाज ऐसा था कि जैसे अगर मैंने उसको खोल कर देख लिया तो मुझे कुछ ऐसा पता चल जाएगा जो वो नहीं चाहती कि मुझे पता चले। मैंने उनसे पूछा कि भाभी इसमें क्या है, तो उसने कहा कि इसमें सब्जियां हैं। मैंने कहा कि इतनी सारी सब्जियां? तो कहने लगी कि हाँ, हफ्ते भर की सब्जियां मंगवाई हैं। तुम्हारे भाई का काम ही ऐसा है कि रोज रोज सब्जी नहीं ला सकते, और बाहर गर्मी भी बहुत है, हम तो यूं नहीं जा सकते न बाहर। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, हफ्ते भर की सब्जियां एक साथ आ गई हैं। हमारे घर में एक रूटीन थी कि हमारे घर में कोई भी सब्जी या फल लाता तो हम उनको धोकर खुश्क करके फ्रिज में रख दिया करते थे। तो मैं सोचने लगी कि आज इतनी सारी सब्जियां आई हैं तो इन सब के साथ भी यही करना होगा, लेकिन वो पूरी बोरी कहाँ गई मुझे समझ नहीं आया। दोपहर को मैंने भाभी से पूछा कि क्या पकाना है, तो कहने लगी कि कुछ भी पका लो। जब मैं किचन में गई और प्याज काटने लगी तो टोकरी की तरफ बढ़ी तो हैरान रह गई कि इसमें तो प्याज ही नहीं था। मैं हैरान हुई कि सुबह इतनी सारी सब्जियां आई थी तो फिर सब्जियां कहाँ गई। भाभी से कहा कि घर में प्याज नहीं है, तो कहने लगी कि जाकर गली से नुक्कड़ से ले लो। मैं हैरान रह गई कि जब हफ्ते भर की सब्जियां आई होंगी तो इसमें प्याज नहीं आए होंगे क्या। और फिर प्याज तो बुनियादी सब्जी होते हैं जो हर घर में सबसे पहले मंगवाए जाते हैं। फिर मैंने जाकर प्याज लिए और मैंने खाना बना लिया। अगले दिन फिर मैंने उस बोरी को अपने घर में देखा और आज तो मेरी नज़र उस पर पड़ गई कि इसके अंदर क्या था। उसके अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर भिंडियाँ थी, पर इतनी सारी भिंडियाँ देखकर मैं हैरान रह गई। जब मेरी भाभी ने मुझे देखा तो मैं बोरी का मुंह खोलकर देख रही थी। अब मेरी भाभी भी थोड़ी घबरा गई थी। मैंने कहा कि भाभी इतनी सारी भिंडियाँ, क्या इन पर सेल लगी हुई थी? मैंने कदरे हंसकर कहा, क्योंकि यह बात मुझे काफ़ी मजाहिया लग रही थी। मेरी भाभी ने कहा कि हाँ यही समझ लो, तुम्हारे भाई को पसंद है ना, इसलिए उन्होंने कहा कि रोज़ मेरे लिए भिंडी का सालन बनाया करो। उन्होंने किस तरह बात संभालने वाले अंदाज में कहा। मैंने कहा कि भाई को सब्जी बहुत पसंद है, मैं बना दिया करूँगी। तो मेरी भाभी झट से बोली कि नहीं, मैं बनाया करूँगी, उनको मेरे हाथ की बनाई भिंडियाँ बहुत पसंद हैं। तुम इन भिंडियों को हाथ न लगाना, समझ रही हो ना मेरी बात, इनको हाथ नहीं लगाना, तुम इनसे दूर रहना। मेरी भाभी ने आंखें बड़ी करके मुझे समझाने वाले अंदाज में कहा, जैसे ये कहना चाह रही हूँ कि इनसे दूर रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो आखिर वो भिंडियाँ थी या कोई खजाना था। खैर मुझे क्या था, मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी। दिल कहता था कि वो अभी भी हमारे साथ हैं, अभी मुझे कहीं से आवाज़ देकर मेरे सामने आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता था। मैं जानती थी कि हमारे घर में रोज़ 20 किलो भिंडियाँ आती थी और उसको एक छोटी सी बोरी में लाया जाता था और वो पूरे दिन में कहाँ गायब हो जाती, कुछ समझ नहीं आता था। एक दिन मैं कॉलेज से घर आई तो मैंने देखा कि हमारे घर में 3 फूफो आई हुई थी। मैं उनको देखकर खुश हो गई, क्योंकि जब से माँ बाप इस दुनिया से गए थे तो रिश्तेदारों से और भी मोहब्बत हो गई थी। लेकिन मेरे फूफो ने मुझसे थोड़ी ही देर के बाद अजीबोगरीब किस्म के सवाल करना शुरू कर दिए। क्या सारा घर तुम्हारी भाभी के हाथ में है? जब तुम्हारा भाई पैसे कमा कर लाता है तो वो तुम्हें देता है या नहीं, या लाकर अपनी बीवी को दे देता है? ये लोग तुम्हें कितना खर्चा देते हैं? तुम्हारे जहेज के लिए कुछ जमा कर रहे हैं या नहीं? अब तुम्हारा कॉलेज मुकम्मल होने वाला है, तुम्हारी शादी के लिए कोई रिश्ता वगैरह देखा है या ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं? मैं तो हैरान परेशान रह गई कि अचानक इतने सारे सवाल सुनकर। मैंने कहा कि भाई और भाभी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे खर्चा देने की क्या ज़रूरत है जब वो मेरी सारी चीज़ें पूरी कर देते हैं। अगर मैं कभी उनसे पैसे मांगूं तो वो इनकार नहीं करते। मेरी भाभी भी चाय बना कर ले आई और मेरी फूफो ने मेरी भाभी को भी तकरीबन डांटने वाले अंदाज में हदायत देना शुरू कर दी कि देखो लड़की, ये हमारे खानदान की सबसे प्यारी बच्ची है, इसको तुम्हारे हवाले करके हम भूल नहीं जाएंगे, इसकी खबर लेने आते रहेंगे और ये बड़ा बराया घर तुम्हें मिल गया है,
ये घर चाहे 5 मरले का ही क्यों ना हो, है तो अब तुम्हारा ही। मेरे भाई और भाभी का सारा बचा हुआ सामान भी तुम्हारे हिस्से आ गया है, और अगर तुमने इस लड़की पर कोई जुल्म किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम इससे घर के काम नहीं करवाया करो। और हाँ बीबी, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इसमें हुमैरा का भी हिस्सा है। खैर ये सारे मामला तो हम बाद में देख लेंगे। भाभी की एक बात तो मानी थी कि वो बहुत सब्र वाली थी। उनको कोई जितनी भी बातें सुना लेता वो आगे से कोई जवाब नहीं देती थी। जबकि मेरी भाभी उनको ये भी कह सकती थी कि आज उनके भाई और भाभी को इस दुनिया से गए हुए इतना अरसा हो गया है और आप अब वापस आए हैं और इतनी अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरी भाभी ने उनको इतना ही कहा कि आप फिक्र नहीं करें, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। फिर फूफो ने जिद की कि हमें अपने भाई और भाभी के कमरे से कुछ सामान लेकर जाना है, क्योंकि हिसाब किताब के मुताबिक वह सामान अब हमारा है। अब तो मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन भाभी को इस बात पर भी गुस्सा नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप जो चाहें वहां से ले जा सकते हैं। जब वो कमरे में थी तो मैंने भाभी से कहा कि ये क्यों मेरे माँ बाप का सामान लेकर जाएंगे, वो तो इनकी आखिरी निशानियां हैं। तो मेरी भाभी ने कहा कि जब कोई बंदा खुद ही इस दुनिया से चला गया हो तो उसकी निशानी क्या करेंगे, जो इनका दिल करता है इनको करने दो। एक दिन हम सब बैठकर खाना खा रहे थे, जब भाई के मुंह से निकल गया कि रोज गोश्त बना देते हो, कभी कोई सब्जी भी बना लिया करो। लेकिन जैसे ही मेरे भाई की बात पर मेरी भाभी ने उनको घूर कर देखा तो मेरे भाई ने जड़ से बात ही बदल दी। कहने लगे कि गोश्त सेहत के लिए अच्छा होता है, सब्जियां खाने वालों में कोई ताकत नहीं होती, और हंसने लगे। मैं सोचने लगी कि मेरे भाई को सब्जियां इतनी पसंद हैं, वो तो अम्मी से भी जिद करके सब्जी बनवाया करता था। लेकिन जब से भाभी आई हैं वो भाई के लिए सब्जी नहीं बनाती, जबकि वो बेचारा रोजाना भिंडियाँ भी लेकर आता है। अब मैं सोचने लगी कि भाई के लिए अच्छी सी सब्जी का सालन बनाकर उसको सरप्राइज दूंगी ताकि वो खुश हो जाए। एक दिन भाई और भाभी ने बाजार जाना था, मुझे कहा कि साथ चलो, लेकिन मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं कर रहा और वैसे भी मुझे कुछ नहीं लेना था। भाभी ने फिर जिद की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया तो भाभी ने कहा कि ठीक है, तुम घर में आराम करो, कुछ भी खाने पकाने की जरूरत नहीं, हम वापसी पर पका पकाया खाना ले आएंगे, वो भी तुम्हारी पसंद का। मैंने कहा ठीक है। भाई और भाभी चले गए तो मैं उस बोरी की तरफ पड़ी और मैंने उसमें से कुछ भिंडियाँ निकालकर टोकरी में डाली। अभी मैं उस टोकरी को थामे किचन की तरफ जा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो वो हमारी पड़ोसन थी, काफी परेशान लग रही थी। उसके साथ छोटा सा बच्चा भी था। कहने लगी कि घर में कोई सब्जी पड़ी है तो मुझे दे दो, मैंने पकानी है। मेरा शोहर अभी तक नहीं आया और घर में खाने को कुछ नहीं है। अब इस हालत में मैं बाजार तो नहीं जा सकती, अगर घर में कोई रखी हुई सब्जी है तो दे दो, मैं बना लूंगी, और जब रात को इसके पापा आएंगे तो फिर वापस भिजवा दूंगी। मैंने कहा अरे नहीं नहीं, वापस भिजवाने की क्या जरूरत, ये ले, ये भिंडियाँ ले जाएं। मेरे हाथ में वही टोकरी थी, इसमें काफी लंबी लंबी बड़ी बड़ी भिंडियाँ थी, जो मैंने अपनी पड़ोसन को टोकरी समेत पकड़ा दी। वो भी बहुत खुश होगी कि चलो अच्छा है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरे माँ बाप इस दुनिया से गए थे तो इन लोगों और मोहल्ले वालों ने हमारा बहुत ख्याल किया था। वैसे भी हम बहन भाई बचपन से इस मोहल्ले में पले बड़े थे, तो यह मोहल्ला हमारे घर जैसा था। मैंने वो भिंडियाँ उसे दे दी और अपने लिए इतनी ही निकाल ली, इससे पहले कि मैं उनको धोती या साफ करती कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान हुई कि भाई और भाभी वापस तो नहीं आ गए, अभी तो मैंने खाना भी नहीं पकाया, और वही हुआ जिसका डर था, वो भाई और भाभी ही थे। मेरे हाथ में भिंडियाँ देखकर दोनों अचानक से आग बगोला हो गए थे। जब मैंने कहा था कि इनको हाथ नहीं लगाना, तो फिर ये तुम्हारे हाथ में क्यों है, क्या किया है तुमने इनके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो डर ही गई थी। वो दोनों ही मेरी जान लेने को खड़े थे। इतने गुस्से में मैंने उन दोनों को आज तक नहीं देखा था। भाभी ने मुझसे भिंडियों की टोकरी छीन ली और जाकर बोरी में डालने लगी। बोरी के पास जाकर मेरी भाभी चिल्लाई और मेरे भाई को पुकारा और कहा कि इसमें से तो काफी सारी भिंडियाँ कम हैं, पूछो तो इसने कहाँ की हैं। मैं मजीद डर गई थी। मैंने डरते हुए बताया कि वो पड़ोसन आई थी और कोई सब्जी मांग रही थी, तो मैंने उसको ये दे दी। मेरा इतना कहना था कि मेरी भाभी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और मेरे भाई ने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और कहने लगे कि तुम्हें कोई अक्ल वकल है या नहीं। मैं रोने लगी कि आखिर मुझसे क्या कसूर हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि दफा हो जाओ अपने कमरे में, चली जाओ यहाँ से। मैं वहाँ से अपने कमरे में आ गई और शाम तक रोती रही। भाभी मेरे कमरे में आई, वो तैयार हुई थी जैसे कहीं जाना था। मुझे कहने लगी जो भी थोड़ा सामान है उसे एक छोटे से बैग में डालो और जाने की तैयारी करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं हैरान परेशान रह गई कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरी भाभी ने कहा कि ज्यादा सवाल मत करो,
और अपनी ज़रूरत के कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें रख लो, ज़्यादा सामान मत बनाना। मैंने जल्दी में ऐसे ही किया और मैं भी तैयार होगी। मेरे भाई ने जाने के लिए गाड़ी पहले से ही मंगवा रखी थी, इसमें थोड़ा सामान भी रखा और वो बोरी भी रख ली। मैं हैरान हुई कि बोरी को साथ लेकर जा रहा है जबकि सामान की भी जगह नहीं है। पर हम कहाँ जा रहे थे मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था। सफर भी बहुत लंबा था। सारे रास्ते में मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया क्योंकि दोनों ही मुझसे नाराज थे और कहीं ना कहीं मैं भी उनसे नाराज थी। लेकिन हम तकरीबन 12 घंटे सफर करने के बाद एक बड़े से घर में दाखिल हो गए। वो घर बिल्कुल नया बना हुआ लग रहा था। इसमें कुछ सामान भी पड़ा हुआ था जो बहुत कीमती और नया था। ऐसा लगता था कि किसी ने यह घर अभी अभी बनवाया था और इस घर को सजाने में मसरूफ था कि अचानक से 2 लोग मेरी तरफ बढ़े और उन दोनों को देखकर मेरी जान निकल गई। मुझे एक अजीब सी कैफियत ने घेर लिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि हंसूं या रो दूं। वो लोग कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ और बाप थे। वो लोग भी मुझे गले से लगाकर रोने लगे। मैं हैरान और परेशान थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के लिए तो मेरे कान ही बंद हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, गले से लगाया, मुझे प्यार किया, मुझसे मेरा हाल पूछा, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अब तक बुत बनी हुई थी। वो कहने लगी कि अभी तुम सदमे में हो, लेकिन बस यूँ समझो कि तुम्हारी जिंदगी के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने भाई और भाभी की तरफ देखा और उन दोनों ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि माफ कर दो, हमने गुस्से में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। फिर उन लोगों ने मुझे सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप के नाम एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस थी, लेकिन वो तब ही मिल सकती थी जब वो दोनों इस दुनिया से चले जाते। इसलिए मेरे भाई और भाभी ने मिलकर उनके मरने का नाटक किया। सारे इंतजामात उन्होंने किए। वो लोग मरे नहीं थे बल्कि उनको सिर्फ बेहोश किया गया था और उसके बाद उनको बेहतर तरीके से दूसरे शहर में भेज दिया गया था। इंश्योरेंस के पैसे 1 साल तक किस्तों में मिलने थे जो हर महीने कैश की सूरत में मिला करते थे, लेकिन उन पैसों को जाहिर नहीं कर सकते थे। घर में मेहमान भी अफसोस करने के लिए आ रहे थे। रिश्तेदार भी हमारे सर पर सवार थे और इसके अलावा मोहल्ले में भी किसी को खबर हो सकती थी। इसलिए हम वो पैसे 5000 के नोटों में बदलवा कर उस एक नोट को अच्छी तरह लपेट कर बिंडी के अंदर डालकर उनको बोरी में बंद करके अपने घर में लाया करते थे और फिर इसी तरह वो बोरी हम लोग माँ और बाबा के पास भेज देते थे। यहाँ इन लोगों ने ये घर शुरू करवाया और इसमें चीजें भी लेकर रख रहे थे। तुमने बिंडियां उठाकर पड़ोसन को दे दी तो उसे तो इसमें से हजारों रुपए मिल गए होंगे। जाहिर है इसके बाद ये बात सारे मोहल्ले में फैल जाती और इसलिए हमको वहां से भागना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सारे पैसे हमारे पास आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर ही रहेंगे, यही हमारा घर है। और तुम्हारी भाभी से भी एक गलती हुई थी, इसने ये बात अपने अब्बू को बता दी थी, इसलिए उस दिन मैंने इससे लड़ाई की थी। लेकिन फिर इस मामले को संभाल लिया और मैंने इसको वापस ले आया। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहन, लेकिन ये मामला बहुत नाजुक था। जितने कम लोगों को पता चलता हमारे लिए इतना ही बेहतर था। अब हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं कि जितने हम सारे मिलकर भी नहीं कमा सकते थे। उस दिन के बाद से हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे मेरे माँ बाप वापस मिल गए थे। कहीं ना कहीं मैं इस बात पर बहुत नाराज थी कि उन्होंने हमें इतने बड़े सदमे से 2 चार किया, लेकिन यही करना मुनासिब था।